नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं दिनेश शर्मा ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा, आप लोगों को याद होगा हम लोग साइकेट्रिक नर्सिंग पढ़ रहे हैं और साइकेट्रिक नर्सिंग के अंतर्गत अब तक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, जैसे डेमेंशिया, ईटिंग डिसऑर्डर्स या आपको पर्सनालिटी डिसऑर्डर। उसी से आगे हम लोग नेक्स्ट आज बात करना चाहेंगे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर है जिसे कि हम लोग अल्कोहलिज्म या सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। अब देखो बेटा, ध्यान से सुनिएगा कि सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर जिसके अंदर कुछ फार्माकोलॉजिकल है वो तो फार्मा वाले सर आपको पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ स्पेसिफाइड पॉइंट है जिनसे हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग आप लगा लें, उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे। भाई, एक तो सबसे पहले आप बताओ सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर। ध्यान से सुनना, ये सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर बेसिकली है क्या, या सब्सटेंस अब्यूज जो डिसऑर्डर है हम बोलते किसको है। तो सबसे पहले सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर को समझने के लिए, पढ़ने के लिए हम लोग बात करना चाहेंगे कुछ स्पेसिफाइड टर्मिनोलॉजी के बारे में। ध्यान से सुने, टर्मिनोलॉजी मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ स्पेसिफाइड डेफिनेशंस हैं, टर्म हैं, पहले हम उनके बारे में बात करेंगे। भाई, सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि टर्मिनोलॉजी जो है वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है जो इस टॉपिक से संबंधित हो सकती हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले जो हम बात करेंगे उसके अंतर्गत आप नाम लीजिएगा टॉलरेंस। क्या बोलना है? टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब है कि सहन करने की क्षमता। किस चीज को सहन करने की क्षमता? कि जिस भी चीज का नशा एक व्यक्ति करता है, दिनों दिन उसकी खुराक बढ़ती जाती है, दिनों दिन उसकी मात्रा बढ़ती जाती है, उस चीज का प्रभाव पैदा करने के लिए वही क्या कहलाता है? टॉलरेंस कहलाता है। सीधा सा मतलब आप ये समझ लें कि मान लीजिए आपको सिर दर्द होता है और रेगुलर आप एक पैरासीटामोल की गोली लेते हो, लेकिन अगर वही रेगुलर लेते रहोगे तो उस एक गोली से आपका असर नहीं होगा, 500 mg से असर नहीं होगा, फिर आपको दिन में 2 बार लेनी पड़ेगी। क्या है कि डे बाय डे आपको उस दवा की खुराक बढ़ानी पड़ रही है, उस दवा का प्रभाव लाने के लिए। यही क्या कहलाता है? टॉलरेंस कहलाता है। तो एक तो टॉलरेंस की प्रॉपर एक तो डेफिनेशन बताओ, ये टॉलरेंस, क्योंकि ये सारी की सारी टर्म काम आने वाली है जैसे ही हम आगे पढ़ेंगे। तो टॉलरेंस बेसिकली आप यहां पे कह सकते हैं इंक्रीज अमाउंट ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस द डिजायर इफेक्ट। कि सीधा सा मतलब समझ लो, जिस दवा पे या एल्कोहल पे, जिस भी चीज पे वो निर्भर है, उसकी क्या बढ़ानी पड़ रही है? अमाउंट बढ़ानी पड़ रही है। अमाउंट बोल दो या अमाउंट ना बोल करके आप बोल दो डोज बढ़ानी पड़ रही है। क्या पैदा करने के लिए? उसका प्रभाव पैदा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति 1 पैक दारू पीता है, लेकिन वो लगातार लंबे समय तक दारू पीता है, तो 1 पैक नहीं, फिर 2 पैक, 2 पैक नहीं, 3 पैक। मतलब डे बाय डे उसकी जो डोज है वो बढ़ रही है, उसकी सहन करने की क्षमता बढ़ रही है, और वही क्या कहलाता है? टॉलरेंस कहलाता है। तो एक तो आप ध्यान दें। दूसरा टर्मिनोलॉजी जो है वो आप बताओ इनटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन इफेक्ट, दवा का प्रभाव या उस नशे का प्रभाव आपको देखने को मिलता है जब वो व्यक्ति नशा लेता है, और वो इफेक्ट जो है वो उसकी फिजिकल एक्टिविटीज में और उसके व्यवहार में देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति अल्कोहल लेता है, जैसे ही बॉडी में अल्कोहल गया वैसे उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आप देखोगे हिंदी जानता नहीं है, अंग्रेजी बोलना शुरू कर देगा। क्या है
कि उस एल्कोहल के अंदर जाते ही उसकी फिजिकल एक्टिविटीज चेंज हो गई है, अपने आप को सुपीरियर समझने लग गया है, व्यवहार में चेंज आ गया है उसके, दैट इज इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन का मतलब है इफेक्ट ऑफ ड्रग दैट आर ऑब्जर्व आफ्टर इनटेक। लेने के बाद जो इफेक्ट आप देखते हैं, और वो इफेक्ट किसके रूप में है? एबनॉर्मल फिजिकल एंड बिहेवियर एबनॉर्मलिटी के रूप में देखा जाता है। तो आपने यहां पे बताना है इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑब्जर्व आफ्टर इनटेक, कि उस दवा को लेने के बाद जो इफेक्ट आप ऑब्जर्व करते हो, और ये कैसा है? इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑब्जर्व आफ्टर इनटेक दैट ऑब्जर्व इन एबनॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी एंड एबनॉर्मल बिहेवियर, कि वो व्यक्ति या तो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी एबनॉर्मलिटी शुरू कर देगा, या उस व्यक्ति का व्यवहार कैसा हो जाएगा? एबनॉर्मल हो जाएगा। और यही टॉक्सिन्स का मतलब है बेसिकली उसका पॉइजन, कि जो दवा बॉडी में जा रही है, जो अल्कोहल जा रहा है, जिसके कारण वो एडिक्ट हो गया है, उसके कारण उसके व्यवहार में, उसकी फिजिकल एक्टिविटी में असामान्य रूप से आपको बहुत सी चीजें देखने को मिल सकती है। जैसे उदाहरण के रूप में आपने बताना है अब्यूज वर्ड्स का यूज लेना शुरू कर देगा। अब्यूज मतलब गाली बकना शुरू कर देगा। आपने देखना अल्कोहल लेने वाले व्यक्ति चलते फिरते हैं, तेरी वो गालियां बकते चलते हैं, नहीं चलते। तो ये क्या है? उसके अंदर जाने के बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया है, जैसे पॉइजन के रूप में। वही क्या कहला रहा है? इंटॉक्सिकेशन कहला रहा है। तो देखो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, बार बार कह रहा हूं कि टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, जो आगे आपके काम आने वाली है। तीसरा आपने यहां पर बताना है विड्रॉल। बेसिकली विड्रॉल क्या है? विड्रॉल का मतलब है इफेक्ट दैट आर ऑब्जर्व आफ्टर डिसकंटिन्यू दी एडिक्ट या एल्कोहल, कि कोई भी अगर वो एल्कोहल ले रहा है, दवा ले रहा है, अगर उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं या उसकी मात्रा को कम कर देते हैं, तो उसके कुछ विपरीत प्रभाव क्या कहलाते हैं? विड्रॉल सिम्टम्स कहलाते हैं। तो आपने यहां बताना है कि दैट आर इफेक्ट ड्यू टू डिक्रीज और डिसकंटिन्यू द ड्रग या अल्कोहल, कि ये वो प्रभाव हैं जो उस दवा की मात्रा को या तो क्या कर दिया जा रहा है? कम कर दिया जा रहा है, या उसको बंद कर दिया जा रहा है। तो उसके बाद जो प्रभाव पैदा होते हैं वही क्या कहलाते हैं? विड्रॉल। विड्रॉल का मतलब बंद करने के बाद। मान लीजिए एक व्यक्ति लंबे समय से अल्कोहल ले रहा है, और अल्कोहल बंद करने के बाद हाथ पैर एकदम सुन्ने से पड़ जाएंगे, हाथ पैरों में ताकत महसूस उसको नहीं होगी। कुछ लोगों में आप देखते हो कि ऐसे ट्रैमर्स आने लग जाते हैं, तो ये भी हाथ ऐसे ही धूसते से नजर आते हैं। ये चीज क्या है? ये है सब विड्रॉल हैं। और विड्रॉल का मतलब यही है कि जब उस अल्कोहल को या दवा को बंद करेंगे तो उसके कुछ प्रभाव आते हैं बंद करने के बाद, वही क्या कहलाते हैं? विड्रॉल कहलाते हैं। तो देखो ध्यान से सुनना, ये सारी की सारी टर्म आपके काम में आने वाली है। अब यहां पर आगे आपने बताना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट जो हम लोग आज स्पेसिफाइड पढ़ना चाह रहे हैं, हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं अल्कोहलिज्म के बारे में। किसके बारे में? अल्कोहलिज्म। देखो ध्यान दो, वैसे तो एडिक्शन बहुत प्रकार के हैं, लेकिन स्पेसिफाइड जो हमारा टॉपिक है वो है अल्कोहलिज्म। अब अल्कोहलिज्म क्या है? तो सीधा सीधा आपने बताना है कि जब भी कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से
किसी भी प्रकार से अगर उस दवा या अल्कोहल पे पूर्ण रूप से निर्भर हो गया है और बंद करने के बाद जब उसके विड्रॉल सिम्टम आने लग जाते हैं तो वो बीमारी क्या कहलाती है? अल्कोहलिज्म या एडिक्शन कहलाती है। तो ध्यान से सुनना, जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा पढ़ने वाले हैं? अल्कोहलिज्म। सबसे पहले तो मैं आपको यहां बता दूं डेफिनेशन के बारे में। तो आपने यहां पे सीधा सीधा सा बोलना है कि व्हेन ए क्लाइंट फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंड ऑन एल्कोहल, एल्कोहल ना दे करके कोई ड्रग, एंड एक्सप्रेस withdrawal symptoms after discontinue the alcohol, after new the alcohol known as अल्कोहलिज्म या एडिक्शन। देखो बेटा ध्यान से सुनना कि जब भी कोई मरीज या कोई व्यक्ति किसी दवा पे या अल्कोहल पे फिजिकली रूप से भी फिजिकल रूप से भी और साइकोलॉजिकल रूप से भी, मतलब शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी पूर्ण रूप से निर्भर हो जाता है। जैसे वो कहेगा रे यार वीकनेस महसूस करता हूं जब तक लेता नहीं हूं, और बिना लिए शायद मुझे लगता है ताकत मेरे शरीर में आएगी नहीं, मतलब साइकोलॉजिकल भी है और फिजिकल भी डिपेंड हो गया है। और मान लीजिए आपने उसको बंद भी करवाई तो भी उसके कैसे लक्षण आने लग जाते हैं? विड्रॉल सिम्टम आने लग जाते हैं। और यही बीमारी क्या कहलाती है? अल्कोहलिज्म या ड्रग एडिक्शन आप इसे कह सकते हैं। अब देखो ये जो ड्रग एडिक्शन या अल्कोहलिज्म के बारे में आप बता रहे हैं, जनरली आप यहां पर ये कैसे आइडेंटिफाई करते हो? तो इसके बेसिक फीचर तो वही हैं जो मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर मान लीजिए आप इसका क्राइटेरिया भी निश्चित करें कि किस आधार पे, तो आपने बताना है टॉलरेंस बढ़ती चली जाएगी। जब भी कोई व्यक्ति इसको अपने मौज शौक एंजॉयमेंट के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए यूज करेगा तो वो भी डिपेंडेंसी के अंतर्गत ही आएगा। तो देखो आपने यहां पर बताएं, अब अल्कोहलिज्म तो आपने बताया या एडिक्शन आपने बताया, बेसिकली आप यहां पर बताओ इसके कुछ स्पेसिफाइड कॉजेज कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो इस बीमारी के लिए सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल हैं और सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। देखो बेटा ध्यान से सुनना कि अगर हम इसके कारणों पर चर्चा करें तो जनरल तो वैसे तो कोई कारण वाली बात है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आज के समय पर जितने भी, चाहे अब इसको भी हम साइकेट्रिक डिसऑर्डर में ही पढ़ रहे हैं। अब साइकेट्रिक डिसऑर्डर में इसलिए पढ़ रहे हैं कि यहां पर भी व्यक्ति के व्यवहार में चेंजेज है, और जहां चेंजेज उसके व्यवहार में आ गया है वही डिसऑर्डर किस कैटेगरी में है? साइकेट्रिक डिसऑर्डर। तो देखो यहां पर आपने बताना है कॉजेज, और कॉजेज में वही कॉमन से हैं जिसके अंतर्गत सबसे पहले तो वही बायोलॉजिकल कॉजेज हैं। और बायोलॉजिकल कॉजेज में उदाहरण के रूप में आपने एक तो बताना है हेरिडिटी। देखो यहां पर आपने देखा होगा कि जिन लोगों में ये बीमारी है, हो सकता है उनके पेरेंट्स, उनके फादर, या घर में भी हो सकता है किसी को इस प्रकार की एडिक्शन हो, चाहे वो किसी दवा के प्रति हो, चाहे वो अल्कोहल के प्रति हो। तो आपने यह बताना है कि अगर पेरेंट्स में आदत है तो वो आदत बच्चों में भी आ सकती है। तो एक तो आप ये ध्यान दीजिएगा।
दूसरा आपने यहाँ पर बताना है, कारणों की ही बात करें तो साइकोलॉजिकल कॉजेज आप कह सकते हैं। अब साइकोलॉजिकल कॉजेज और साइकोलॉजिकल कॉजेज में उदाहरण के रूप में आप कह सकते हो स्ट्रेस। भाई बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि अरे यार हम तो तनाव को कम करने के लिए पीते हैं। अब ये क्या है कि उसको तनाव तो हर व्यक्ति की लाइफ में है, लेकिन उस तनाव की अगर हम बात करें तो वो तनाव कैसा है, डेली रूटीन लाइफ में सुबह उठने से रात को सोने तक तनावग्रस्त ही रहता है, चाहे वो प्रोफेशनल रूप से तनावग्रस्त हो, किसी भी प्रकार से हो सकता है। तो यहां पर आप बताओ कि भाई साइकोलॉजिकल रिलेटेड है, स्ट्रेस कह सकते हैं। यहां पर आपने बताना है डिप्रेशन रिलेटेड कंडीशंस वगैरह हो सकती है। आपने यहाँ पे बताना है कि जो क्लाइंट है उसमें आप कह सकते हो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। तो कहता है यार दारू पीने से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो कहने का बेसिक मतलब यहाँ पर है स्ट्रेसफुल कंडीशंस हो सकती है, डिप्रेशंस वगैरह हो सकते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रिलेटेड हो सकता है। साइकोलॉजिकल में ही अगर आप बताओ तो आपने बताना है डिपेंडेंट पर्सनैलिटी, कि उस व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है वो कैसी है, डिपेंडेंट। और डिपेंडेंट का मतलब है कि उस व्यक्ति को किसी ना किसी तरीके का सपोर्ट की जरूरत है, और ऐसी स्थिति में उसे ये भी हो सकता है। इसके अलावा आपने यहां बताना है लॉनलीनेस, अकेलापन। ये भी साइकोलॉजिकल है कि जो व्यक्ति अकेले रहते हैं उन अकेले रहने की वजह से भी वो कई बार कहते हैं अरे यार और कुछ नहीं तो चलो सहारा दारू का ही सही। तो कहने का बेसिक मतलब है लॉनलीनेस, अकेलापन हो गया है, डिप्रेशन, स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशंस हो गई हैं, कॉन्फिडेंस रिलेटेड डेफिशिट कमी हो सकती है, पर्सनैलिटी डिपेंडेंट है। ये सारे के सारे जो कारण हैं ये भी लीड कर सकते हैं किसको बेटा, एडिक्शन या अल्कोहलिज्म को। इसके अलावा देखो आपको यहां पर पता होना चाहिए कि ये तो ठीक है हमने बता दिए हैं कि कॉमन से कारण है, जिसमें साइकोलॉजिकल हो गया, बायोलॉजिकल हो गया। इसके अलावा ज़्यादातर जो जिम्मेदारी है वो जैसे आपने यहां बताना है सोशो कल्चरल कॉजेज, सोशो कल्चरल, समाज के अंदर क्या कल्चरल सांस्कृतिक रूप से। अब वो सांस्कृतिक रूप से कैसे हैं तो यहां पर आपने बताना है रिलीजियस फैक्टर्स, रिलीजियस फैक्टर, जातिगत आधार भी यहां जिम्मेदार है। जातिगत आधार जैसे आप कहते हैं कि राजपूत लोग हैं और शादी में अगर दारू नहीं रखी, अरे यार बना जी शादी में मजा नहीं आया, मतलब वो रिलीजियस जो फैक्टर हैं। इसके अलावा आपने देखना देवी देवताओं की जो पूजा होती है, माता जी के तो दारू ही चढ़ेगी, माता जी का प्रसाद है ग्रहण करो। चीज क्या है बहुत देखो आप, जैसे हमारे यहाँ पर जयपुर में, राजस्थान में आप देखते हो आमेर की शिला देवी है, वहां पर दारू का ही भोग लगता है। तो कहने का बेसिक मतलब है कि ये हमारे धर्म संगत भी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर रिलीजियस फैक्टर भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं इन चीजों के लिए। तो रिलीजियस फैक्टर हो सकता है देवी देवताओं के प्रसाद के रूप में हम लोग इसको चढ़ा रहे हैं, तो ये आप कह सकते हो। इसके अलावा इसी में आपने बताना है सोशल फैक्टर, रिलीजियस ना बोल करके अब हमने सिंपल सा कहा है सोशली। और सोशल फैक्टर कैसे हैं, सोशल मतलब सामाजिक और कारण। सामाजिक कारणों की अगर हम बात करें तो सामाजिक कारणों के अंदर सबसे ज्यादा, सुन लीजिएगा, एक तो है सोशल स्टेटस, स्टेटस सिंबल, सोशल स्टिग्मा। कहते हैं कि भाई सोशली रूप से जिनकी शादियों में, पार्टियों में या कैसे अलग अलग काउंटर्स लग रहे हैं, दारू बियर अलग अलग, अरे यार बहुत स्टैंडर्ड का काम किया ऐसा, उनकी पार्टियों में देखो आप क्या। तो जहां पर ऐसा है वो सोशल स्टेटस भी समझते हैं, तो ऐसी स्थिति में कई बार यूज करते हैं और धीरे धीरे आप देखते हो कि वो आदत एबनॉर्मलिटी में बदल जाती है।
तो सोशल जो स्टेटस है वो इसके लिए हो सकते हैं। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है, सोशल में ही ऐड कर रहा हूं, प्रोफेशनल फैक्टर्स यहां हो सकते हैं। भाई प्रोफेशनल फैक्टर्स के अंतर्गत आप देख लेना कि 99% जो डॉक्टर्स हैं वो सब अल्कोहल लेते हैं। अब बहुत लोग कह रहे होंगे सर नर्सेज, अरे भैया नर्सेज के पास तो इतनी सैलरी ही नहीं है कि वो अल्कोहल ले पाए। तो कहने का बेसिक मतलब है, और आप देखना आजकल जैसे जैसे प्रोफेशनल लोग हैं उन सबको पता चल गया है कि लंबे समय अल्कोहल पीने से थायमीन की कमी है, तो थायमीन की टैबलेट, विटामिन B12, B1, B2 टैबलेट्स और खाते हैं और फिर अल्कोहल लेते हैं। तो कहने का बेसिक मतलब है कि प्रोफेशनल जो फैक्टर्स हैं वो इसके लिए जिम्मेदार है, सोशल स्टेटस इसके लिए जिम्मेदार। प्रोफेशन बहुत है, फॉर एग्जांपल जैसे मार्केटिंग वाले बंदे हैं तो वो क्या है, मार्केटिंग वाले लोगों के साथ बैठते हैं, रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए इन चीजों का यूज कर रहे हैं। तो प्रोफेशनल कॉजेज भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है जैसे डिवोर्स, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक मेल फीमेल, भाई मेल के अंदर तो अगर मान लीजिए डिवोर्स वगैरह है तो ठीक है, दारू पीते हैं। दारू जो यहां आप बता रहे हैं वो जनरली दोनों तरीके से, ये इसके कह सकते हो कॉम्प्लिकेशंस भी हैं कि जो व्यक्ति दारू पीते हैं उनके घर परिवार भी टूट जाते हैं। लेकिन यहां पर जो व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल है और मान लो पति पत्नी के बीच झगड़े हो रहे हैं और आदमी जब कह सकते हो कि उनका डिवोर्स हो गया तो मेल जो हैं उनके अंदर तो दारू की आदत लग जाती है। तो कहने का बेसिक मतलब है कि ये भी रिस्क फैक्टर्स है, डायरेक्ट कारण नहीं कह सकते हो लेकिन फिर भी रिस्क कैटेगरी तो है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा मेरा मानना है कि यहां पर जो जिम्मेदारी है, एक तो है आपके इजी अवेलेबिलिटी, इजी आसानी से अवेलेबल हो जाती है। अब देख लो आप, आसानी से अवेलेबल का मतलब यह है कि कोविड भी चल रहा है, सब कुछ बंद है, दारू की दुकानें खुली है, क्या है, आसानी से मिल रही है। कभी दारू की दुकान पे अगर आप दारू की बोतल लेने जाओगे तो किसने आधार कार्ड मांगा है, किसने पैन कार्ड मांगा है, कुछ नहीं मांगते हैं। इनकेस उम्र कम है तब तो ले भैया तू ज्यादा पैसे मिले, चोरी छुपे बेचेंगे तो ब्लैक में बेचेंगे। तो कहने का मतलब है कि यहां पर मिल रही है और आसानी से मिल रही है। तो ये सबसे एक तो इंपॉर्टेंट कारण है कि जो चीज इजी अवेलेबल होती है उसका यूज ज्यादा हो सकता है। तो एक तो इजी अवेलेबल है। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है, इनसे भी ज्यादा जो इफेक्ट और आ रहा है वो है पीयर ग्रुप्स। पीयर ग्रुप्स का मतलब होता है फ्रेंड्स, जो हमारे दोस्त है ना वो तो मान लो इसके अंदर पूरा संजीवनी का सा काम करते हैं। कैसे है करते हैं तो आप सुनो कि पीयर ग्रुप दोस्त, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहां पर जो हम कह रहे हैं 15 साल से 24 साल तक के लोगों में सबसे ज्यादा ये हैबिट देखी जाती है। अब 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल का जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के तुलना में अपने दोस्तों की बात ज्यादा मानता है। सुनना, अब जो बच्चा ही है वो क्या पेरेंट्स की बात कम, दोस्तों की बात ज्यादा मानता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कई बार आप देखिएगा कि यहां पर जो है पीयर ग्रुप्स एक्टिविटीज जो आप लोग देखते हैं उसके अंदर जो व्यक्ति अल्कोहल नहीं लेता है, समाज में आप देख रहे होंगे कि उसको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी शादी में गए, किसी पार्टी में गए और 3 दोस्त हैं और उनमें से मान लो एक व्यक्ति दारू नहीं लेता, सब लोग ले रहे और कहता है यार मैं तो नहीं लेता। अरे यार क्या आदमी, तू दारू भी नहीं पीता है? ऐसे उसको ट्रीट किया जा रहा है जैसे उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। अरे यार तू तो बिल्कुल लड़कियों की तरह, रे यार
तेरा कोई मतलब होने वाला नहीं है। कहने का बेसिक मतलब है कि उसको ट्रीट कैसे कर रहे जैसे उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। तो ऐसी स्थिति में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसमें डेवलप होने लग जाता है और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी इस बीमारी को लीड करता है। मैंने कहा था सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करने के लिए, तो एक तो पॉइंट ये ध्यान दें। दूसरा पॉइंट यहां पर जब दोस्त ही मिल गए हैं तो दोस्त तो कई कई तरीके से उसको ब्लैकमेल करेंगे। कैसे? देख आज मेरा बर्थडे है, आज तो तेरे को लेनी ही पड़ेगी। बोलेगा यार मैं नहीं लूंगा यार। बेचारा वो बड़ी मुश्किल से बचता बचाता पहुंचता है। कभी कभी कहते हैं अरे आज तो मेरी शादी है, तेरे को लेनी ही पड़ेगी। बेचारा कितनी बार बचेगा। और कभी कभी तो उसको इतना इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, देख तेरे को तेरी भाभी की कसम है, तेरे को देख भाभी जी की कसम है। अब वो बेचारा भाभी जी की कसम, परिवार की कसम कहता है देख आज ले लूंगा, अब आगे से मुझसे कभी जिद मत करना, आज लूंगा, थोड़ा सा एक पैक दे देना। ठीक है भाई, वो उसकी पहली गलती जिंदगी भर की गलती बन गई है। अब दोस्तों के कहने पर वो एक पैक लेगा। दोस्त तो कमीने हैं, वो वापस मिलेंगे दूसरे दिन। अब जब बेटा वो दूसरे दिन मिलेंगे फिर कहेंगे ले आज फिर दारू पीते हैं। बोलेगा नहीं यार मैं नहीं लेता। ओए साधु मत बन, कल तो पूरी बोतल पी गया था। कहने का मतलब उसकी वो पहली गलती डे बाय डे आप देखेगा उन दोस्तों के साथ बैठना शुरू करेगा और उसको पता ही नहीं चलेगा कि कब वो उस अल्कोहल या उस एडिक्शन की गिरफ्त में आ गया है। तो यहां पर आपने बताना है, इसलिए मैंने क्या कहा कि दोस्त जो हैं वो सबसे ज्यादा हर आदत के प्रति, इसलिए तो कहते हैं अच्छे दोस्त तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर दोस्त आपके ऐसे हैं तो आपको गलत जगह पर भी ले जा सकते हैं। तो यहां आप बताओ, ऐसे ही जैसे मैंने इसी का एक एग्जांपल ऐसे इजी अवेलेबिलिटी, हमने कहा था कि जैसे जिनके घरों में भी मिल जाती है, आप देखना कि कुछ पेरेंट्स फॉर एग्जांपल फादर, भाई मान लीजिए पीते हैं और छोटा बच्चा घर में है, तो आपने देखा होगा ज्यादातर कि भाई फ्रिज के अंदर बोतल रख रखी है, मान लीजिए अब वो पिताजी रोजाना आते हैं उस बोतल में से निकालते हैं और पीते हैं। तो बच्चा देखता है पापा कोई ना कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं रोजाना, जिससे पापा की ताकत वाकत बढ़ती होगी। तो धीरे धीरे वो बच्चा भी पापा के पीछे से 1 ढक्कन 2 ढक्कन 3 ढक्कन शुरू करना कर देता है। और एक दिन पापा कहते हैं यार ये कंपनियां मिलावट बहुत करने लग गई है। अरे मिलावट नहीं करने लग गई है, वो बच्चा लेता है 2 ढक्कन और पानी डाल देता है, बराबर कर देता है। तो कहने का मतलब धीरे धीरे वो बच्चा अपने पेरेंट्स को देख रहा है, आसानी से उसको घर में भी मिल रही है, दोस्तों का इफेक्ट आ रहा है और धीरे धीरे ये मौज शौक जो है वो एक बीमारी में परिवर्तन हो जाता है। तो ये सारे के सारे जो आप कह रहे हैं ये क्या कहला रहे हैं? रिस्क फैक्टर या कारण आप इनको कह सकते हैं। तो देखो ध्यान से सुनना, हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं अल्कोहलिज्म, और अल्कोहलिज्म के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जब भी कोई व्यक्ति लंबे समय से अल्कोहल ले रहा है और उस अल्कोहल को बंद करने के बाद या उसके ऊपर फिजिकली साइकोलॉजिकल डिपेंड है और उसको बंद करने के बाद जब उसके विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं तो ऐसी बीमारी क्या कहलाती है? अल्कोहलिज्म कहलाती है। अल्कोहलिज्म एडिक्शन के बेसिक कारण बायोलॉजिकल कॉजेज हैं, सोशो कल्चरल कॉजेज हैं, सोशल कॉजेज हैं, इसके अलावा साइकोलॉजिकल कॉजेज भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। चलो खैर यहाँ तक बताएं। इसके साथ साथ आगे आपने बताना है नेक्स्ट कि जो भी व्यक्ति अल्कोहल लेता है उसमें सामान्यतया किस प्रकार के लक्षण हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। यहां पर मैं बात नहीं कर रहा हूं कॉम्प्लिकेशंस की, कॉम्प्लिकेशंस सबसे इंपॉर्टेंट है इसके, और डायग्नोसिस सबसे इंपॉर्टेंट, और फिर मैनेजमेंट। भाई कॉम्प्लिकेशन में हम पढ़ते हैं कॉर्सकॉफ सिंड्रोम, विड्रॉल सिम्टम बहुत से आते हैं, हेलुसिनेशन, ट्रेमर्स, वो नहीं बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं कॉमन सिम्टम्स जो कि एक अल्कोहलिक पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। तो आपने यहां पर बताना है कि भाई कॉमन साइन एंड सिम्टम इन अल्कोहलिक पेशेंट, कि जो कॉमन सिम्टम है वो कॉमन सिम्टम कौन कौन से हो सकते हैं। अब देखो बेटा, कॉमन सिम्टम्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो कॉमन सिम्टम्स के अंतर्गत आपने एक तो सबसे पहले यहां ध्यान दीजिएगा कि कॉमन सिम्टम और कॉमन सिम्टम में सबसे पहले अगर हम फोकस करें
तो एक तो आपने यहां बताना है इंक्रीज टॉलरेंस कैपेसिटी ऑफ क्लाइंट। भाई जिस व्यक्ति के अंदर आप लक्षणों की बात कर रहे हो तो सबसे पहले आपने बताना है कि उस व्यक्ति के अंदर क्या बढ़ जाती है बेटा, टॉलरेंस कैपेसिटी बढ़ जाती है, उसकी उस पदार्थ को लेने की अमाउंट और मात्रा बढ़ जाती है। इंक्रीज टॉलरेंस कैपेसिटी ऑफ क्लाइंट डे बाय डे, या आप कह सकते हो ग्रेजुअली, कि धीरे धीरे आप देखेगा कि जो व्यक्ति इस अल्कोहल पे या किसी दवा पर निर्भर है उसकी दिनों दिन खुराक और मात्रा बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है डिप्सोमैनिया। अब ये डिप्सोमैनिया अलग ही टर्म है, दोनों एक जैसे ही हैं लेकिन फिर भी टर्म तो अलग है। जहां पर आपने बताना है एक्सेसिव इनटेक ऑफ अल्कोहल, वहां पर हम कह रहे हैं डोज बढ़ रही है, यहां हम कह रहे हो बहुत ज्यादा मात्रा में पीने लग जाता है। तो दिखने में दोनों एक है लेकिन फिर भी एग्जामिनर टर्म अलग अलग पूछता है। तो डिप्सोमैनिया स्पेसिफाइड जो है वो सिर्फ अल्कोहल के लिए आता है। तो आपने यहां बताना है एक्सेसिव इनटेक ऑफ अल्कोहल, कि बहुत अधिक मात्रा में वो अल्कोहल लेना शुरू कर देता है। इसके अलावा आपने बताना है कि क्लाइंट टेक द अल्कोहल टू रिड्यूस द एंजाइटी, टू रिड्यूस द स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस तो हमारी डेली रूटीन लाइफ में है, लेकिन अगर हम स्ट्रेस को कम करने के लिए ले रहे हैं, हम लोग प्लेजर हैप्पीनेस को एंजॉय करने के लिए ले रहे हैं, इसका मतलब एडिक्ट हैं। कैसे कि जिंदगी में खुशी और दुख दो ही चल रहे हैं, आज खुशी हो गई दारू पीनी, आज दुख हो गया दारू पीनी है, मतलब उसको तो डेली किसी ना किसी बहाने से लेनी ही है। तो आपने यहां पर बताना है कि भाई क्लाइंट टेक अल्कोहल फॉर एंजॉयमेंट एंड टू रिड्यूस स्ट्रेस, कि एंजॉयमेंट के लिए भी ले रहा है और स्ट्रेस को कम करने के लिए भी ले रहा है। इसका मतलब वो हर कंडीशन में अल्कोहल लेना चाहता है, और ये भी एक ऐसा लक्षण है जो जनरली ऐसे मरीजों में देखने को मिल सकता है। तो ध्यान से सुनना। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट आप बताओ कि पेशेंट और पेशेंट में आपको देखने को मिल सकता है जैसे स्टेजरिंग गेट, चलता कैसे है, ऐसे हिलता डुलता चलता है ना, लड़खड़ा करके चलता है, और लड़खड़ा करके चलता है। तो मैं अरे दारू वारू पी रखी है क्या भाई, कहने का मतलब है देखने से उसकी चाल ढाल से भी आपको यह अंदाजा लग जाता है कि उस व्यक्ति ने अल्कोहल लिया हुआ है, जिसको हम कहते हैं स्टेजरिंग गेट। स्टेजरिंग मतलब हिलता डुलता, गेट का मतलब चाल, चाल ढाल जैसे वो चल रहा है वो बड़ा ही नाचता कूदता चल रहा है। इसी के अंतर्गत आपने यहां पर बताना है, जिसे हम कहते हैं स्लर्ड स्पीच। स्लर्ड स्पीच, स्पीच का मतलब बोलना,
स्लड का मतलब कितला कर, लड़खड़ा करके। आप देखना जो व्यक्ति दारू पीने वाले हैं वो साफ लैंग्वेज, साफ प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है और वो लड़खड़ा करके बोल रहे हैं, क्लियर नहीं बोल रहे हैं, और वही क्या है, स्लड स्पीच कहला रहा है। लड़खड़ा करके चल रहे हैं, स्लड स्ट्रेजरिंग गैट कहा जा रहा है, चाल उसकी थोड़ी सी ऐसे नाचते टाइप की हो रही है। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है इंपोर्टेंस, नपुंसकता। ऐसे जो व्यक्ति अल्कोहल का यूज रेगुलर कंजप्शन कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों में देखने को मिल रहा है नपुंसकता आपने बतानी है। तो आप देखो कि भाई पेशेंट और पेशेंट में ये जो लक्षण हैं ये देखने को मिल सकते हैं, और उस पेशेंट में जो कि रेगुलर अल्कोहल का यूज कर रहा है। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है यूज एब्यूज वर्ड्स, एब्यूज वर्ड्स का यूज कर रहा है सोसाइटी में। इसके अलावा आपने बताना है कि क्लाइंट कह सकते हो कि अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपर रूप से पूरा नहीं करता है। कैन नॉट फुलफिल हिज सोशल या फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो उसकी सामाजिक जिम्मेदारियां हैं परिवार के प्रति वो पूरी नहीं करता है। इसके अलावा आपको यहां पर देखने को मिल सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस, ये कॉम्प्लिकेशंस भी हैं सोशली। भाई जिस व्यक्ति के पास पैसा बिल्कुल नहीं है मतलब वो कोई ऐसा शौक कर रहा है, या आप ये मान लीजिए ऐसे लक्षण आपको और आ रहे हैं मरीज में, इसका मतलब वो ऐसा कर रहा है। पेशेंट जो है वो अब्यूज वर्ड्स यूज कर रहा है जरूरत से ज्यादा, इसका मतलब पेशेंट में कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल रही है। तो यहां पर आप बताओ, ये सारे के सारे बेसिक फीचर्स हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं जो आपको पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ आपने यहां पर ध्यान से सुनना, ये हमने जो लक्षणों की बात की है ना, ये लक्षण बिल्कुल कॉमन है, ये हम नहीं कह रहे ये कॉम्प्लिकेशंस है। हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति अल्कोहल लेता है तो उस अल्कोहल लेने वाले व्यक्ति में सामान्यतया आप किस प्रकार के लक्षणों को देख सकते हैं। अन्यथा लक्षण तो बहुत स्पेसिफाइड हैं जो कॉम्प्लिकेशंस के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि डे बाय डे आप देखोगे मेमोरी इंपेयरमेंट होने लग जाता है, यहां पर भी वो लक्षण आ सकते हैं। तो कहने का बेसिक मतलब है कि ये तो हमारे कुछ कॉमन फीचर्स हैं। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है कि जब भी हम ऐसे मरीजों से मिलते हैं, ध्यान से सुना, और जब आपके पास वो क्लिनिकल प्रैक्टिस में आता है तो आप डायग्नोस कैसे करेंगे, आप उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उसके कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से हो सकते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट और अगली क्लास के अंदर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज सिर्फ बेसिकली आप इतना समझ लें, टॉलरेंस क्या होता है, विड्रॉल क्या होता है, डिपेंडेंसी क्या होती है, अल्कोहलिज्म क्या है, बेसिक उसके रूटीन कारण और बेसिक सिम्टम्स कौन कौन से। आज के लिए इतना ही, रेगुलर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू।